नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस खास शो में 2027 की बिसात हिंदुत्व पर बात। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है और 2027 का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे राजनीतिक केंद्र में आता जा रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगी है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2022 में भी बीजेपी सत्ता में लौटी और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब 2027 में बीजेपी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सवाल है कि चुनौती कौन देगा। मुख्य मुकाबला फिलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि मैदान में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी होंगी। बीएसपी की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। मायावती बीजेपी के साथ भी सरकार पहले चला चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी, और अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी हासिल कर चुकी हैं। लेकिन आज पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी काफी कमजोर मानी जा रही है। ऊपर से मायावती साफ कर चुकी हैं कि बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में विपक्षी वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उधर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। 1990 के बाद से कांग्रेस यूपी की सत्ता में नहीं लौट पाई है। 2027 में दो लड़कों के गठबंधन की काफी चर्चा हुई थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। 2022 में भी कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों तक ही सिमट गई। अब 2027 को देखते हुए राहुल गांधी अपनी रणनीति बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली दौरे के दौरान इसके संकेत भी मिले। कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ती दिख रही है। बिहार में तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक अनुभवों से कांग्रेस सीख लेती दिखाई दे रही है और दिलचस्प बात यह है कि इसी दिशा में अखिलेश यादव भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। अपने गांव में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, भंडारे में शामिल होना, रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताना, इन सबको उनकी छवि बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण से समाजवादी पार्टी को फायदा मिला था और अब वही फॉर्मूला 2027 में भी आजमाने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण पर काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर भी है। चर्चा है कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। समाजवादी पार्टी शायद ही इसके लिए तैयार हो। अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो विपक्षी वोटों के बंटवारे का खतरा बढ़ जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस लंबी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी के रहते वो यूपी में कभी मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बन पाएगी और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी लगातार तीसरी बार हारती है तो उसके भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर संकट पैदा हो सकता है और कांग्रेस भविष्य में खुद को बीजेपी के सामने बड़े विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है। एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़कें, धार्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, रक्षा कॉरिडोर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को बीजेपी अपने अभियान का आधार बना रही है और साथ ही कानून और व्यवस्था को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को बता रही है कि किस तरह से माफिया राज को खत्म किया, गुंडा राज को खत्म किया। इन उपलब्धियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है और साथ ही आरएसएस का भी साथ है और आरएसएस भी उसके साथ रणनीति बनाने में जुट गई है। तो क्या 2027 में योगी का विजय रथ फिर दौड़ेगा? क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगे? और क्या मायावती कोई बड़ा खेल करेंगी? इन तमाम सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे अपने इस खास चर्चा में। और चर्चा हम आज करने जा रहे हैं 2027 की बिसात हिंदुत्व पर बात। तो सवाल अब यही है कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी जिस तरह से अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं तो उस रणनीति के साथ क्या सॉफ्ट हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा होगा या फिर
सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन बीजेपी की वैचारिक जीत मानी जाए। अपने मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं और उन्हीं समीकरणों पर काम भी चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो चर्चा हम इसी पर आज करने जा रहे हैं और चर्चा हम करेंगे। आज हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे, हर पार्टी के अलग अलग अपने अपने विचार रखेंगे, जो उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ नवीन शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। और हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, शुरुआत आप ही से। राजनीति, चुनाव तो है उत्तर प्रदेश में, अगले साल चुनाव होने वाला है, तैयारियां सब कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो लोग भी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन आप ही के पिच पर अब वो लोग खेलने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व का दर्शन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी में भी देखने को मिला। जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी के दर्शकों को नमस्कार और हमारे बड़े बुजुर्ग और बड़े भैया एमएन जी को नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे खेलने की बात करें तो वो हम खेल नहीं सकते, ना ही हमें खेलना है। और ये विपक्ष का काम है कि वो हिंदू का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुस्लिम वोटर्स को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अपना सोचना है। हम हिंदुत्व के साथ खेलना पसंद नहीं करते। हम सब हिंदू हैं, सनातन हैं और भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम विकास की बात करें। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए, कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जिसमें हमारे गरीब जनों को, जनता को कहीं भी कोई नुकसान हुआ हो, फायदा ही हुआ है। दूसरी चीज, हम विकास के नाम पे जा रहे हैं, हम काम के नाम पे जा रहे हैं। जन जन की जो सुविधाएं गांव में पहुंचती, आप गांव में देख लीजिए, 10 सालों के अंदर पक्के मकान आपको दिखाई देंगे। जो पक्के मकान सिर्फ बड़े लोगों के हुआ करते थे, आज गरीब आदमी के भी 2 कमरों का मकान एक माननीय प्रधानमंत्री योजना में उसका बना है। वो सर से कह सकता है कि हमारे छप्पर नहीं छू रहे हैं। घर घर तक हमने कोशिश की है कि कोई बीमा योजना हो, किसान योजना हो, उनको हम योजनाओं के नाम पे काम कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी का एक ही विकास है कि सबके साथ एक न्याय हो। कानून व्यवस्था पर हम बात करना चाहेंगे। कानून व्यवस्था आज हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है? किसी माफिया की गुलाम नहीं है, किसी नेता की गुलाम नहीं है। कोई विधायक दरोगा जी को नहीं हड़का सकता है, क्योंकि कानून का सम्मान करना हर एक का धर्म बनता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं में कहीं भी कोई बदलाव नहीं, एक सिद्धांतिक कार्य है। हमारी जो भी कहीं ना कहीं पुलिस की भर्तियां हुई, साफ सुथरी नजर से हुई, गलत करने वालों के साथ तुरंत सजा हुई, तुरंत गिरफ्तारी हुई। तो हम ये नहीं छोड़ते जो नेता का लड़का है कि ये नेता का विधायक जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। रही दूसरी बात, विपक्ष अगर हिंदुत्व की कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, भंडारे में आता है या अपना सनातन धर्म की बात करता है, तो हम इससे खुश हैं सर, अच्छी बात है। हम चाहते क्या थे? हम यही चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों का सम्मान हो, कोई राजनीति के तौर पर इसको ना खेले। देखिए, वो उनका राजनीति के तौर पर खेल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उनको जवाब देगी। मगर हम जातिवाद, धर्म, इन सबसे अब अलग उठकर सबसे बड़ा काम करना है विकास की, गरीब लोगों की, बच्चों की शिक्षा की। तो हमें कहीं ना कहीं काम करना, हम काम के लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी योजनाएं आगे बढ़ रही है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री 12 घंटा काम कर रहे हैं। केशव जी, ब्रजेश जी हर एक उत्तर प्रदेश के 75 से 80 जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। गर्मी का 42 डिग्री भी उनको वहां काम करने से रोक नहीं पा रहा है और बाकायदा काम करने का वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद निगरानी करते हैं कि कहां पर क्या विशेषताएं हैं। तो रही बात विपक्ष की, विपक्ष अगर श्री राम की बात कर रहा है, मैं बहुत खुश हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री अखिलेश जी से निवेदन करना चाहूंगा। आप मंदिर बना रहे हैं, हम बहुत खुश हैं सर, हृदय से बहुत खुश हूं। और जब भी आपका मंदिर का पूजा पाठ शुरू होगी, हम सब लोग बिना निमंत्रण आएंगे, क्योंकि भगवान के दरबार में जाना चाहिए। मगर श्री राम मंदिर में आदरणीय अखिलेश जी कब अपने कदम रखेंगे, इसका भी उत्तर प्रदेश के लोगों को इंतजार है। ठीक है, ये सवाल हम पूछेंगे। कांग्रेस के अभी प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे भी हम ये सवाल आपका जो है पूछेंगे। लेकिन हेमंत जी, जरा आप एनालाइज कीजिए 2027 का विधानसभा चुनाव बड़े ही रोचक मोड़ पर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपनी अपनी रणनीतियों में अपनी अपनी जो नीतियां थी उसमें कुछ बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है राहुल गांधी का और
अखिलेश यादव का, उस एक्सपेरिमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आनंद, इस बार जो कांग्रेस जो है 2027 के इलेक्शन के लिए बहुत ही दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में उनकी पोजीशन बहुत खराब थी। तो सपा जो जिस तरीके से बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी, सपा चाहती कि वो पूरे 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, और वो चाहती है कि पंचायत चुनाव में भी उनके लोग विजयी हो। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल से एक पारित किया कि भाई वहाँ ओबीसी आयोग के गठन कर लिया जाए, और चुनाव जो है तो विधानसभा चुनाव के पहले पंचायतों का चुनाव कर दिया जाए, क्योंकि 57,965 पंचायतें हैं और 26 मई को उनकी तिथि खत्म हो रही है, तो वो चाहते हैं कि उसके पहले चुनाव हो। इसको देख करके कांग्रेस जो है बड़े चिंता में, दबाव में आ गई है, और इसी लिहाज से इन लोगों ने जाके मायावती से मुलाकात की, और मायावती हालांकि मिली नहीं, मुलाकात ही नहीं हो पाई। इसको लेकर के सपा को टेंशन हो गई, और सपा को टेंशन होने का कारण भी था कि अगर वो मायावती के साथ मिल जाते हैं तो सोनोवाल और कई निर्दलीय निषाद जो दल बनाए वो इनके साथ संपर्क में आ जाएगी, तो उसमें सपा को नुकसान पहुंचेगा। तो इसको लेके अखिलेश यादव भी बहुत टेंस में है। अब रही बात, वो नया राग लाप रहे हैं कि चुनाव में सीटें नहीं, कितनी जीतें हासिल करेंगे उस पर बातें होंगी, और कांग्रेस के साथ वो इसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि आप कितनी सीटें जीतेंगे उतने सीट आपको देंगे, और कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जबकि 2017 का उनका बैकग्राउंड देखिएगा तो 114 सीटों में चुनाव लड़े थे, मात्र 7 सीट जीते थे। इसलिए कांग्रेस की स्थिति बड़ी उहापोह वाली है, लेकिन चूंकि राजनीति में दबाव की प्रक्रिया चलती है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम दबाव की राजनीति खेलें और चुनाव में ग्राम पंचायतों में अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए वो मायावती को साथ में लेकर आना चाहते हैं। तो क्या इससे वोट परसेंटेज कुछ बढ़ सकता है कांग्रेस का? क्या बढ़ेगी कांग्रेस की? मतलब 2017 की आप बात किए, 7 सीटें थी, 6.25% वोट प्रतिशत था। 2022 में 2 सीटों पर आ गई और वोट प्रतिशत भी 2.33% पर आ गया। एग्जैक्टली ये मैं कह रहा हूँ, इनका वोट प्रतिशत भी तो घट रहा है। इनके पास जो वोटर्स है वो है ही नहीं, क्योंकि इनके वसूल चेंज हो जा रहे हैं, इनके बड़े लीडर चले गए हैं जो दिशा दे सकते हैं। आज के दिन में अगर नट सेल में मेरी बात किसी को बुरा ना लगे तो मैं ये कहूंगा कि दिशाहीन पार्टी हो गई है। उनके बयान, स्टेटमेंट, उनके जो अपने टॉप लीडर है, सुप्रीमो, वो उनको अकॉर्डिंग टू पब्लिक चॉइस नहीं आती है, इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक परव्यू वो भाषण नहीं होता, उनका स्टेटमेंट नहीं आता, तो पब्लिक जस्ट उनके रिवर्स जा रही है। और यही समझ में नहीं आ रही कि टॉप लीडर जो है वो इस चीज को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि जो भी स्टेटमेंट वो देते हैं वो पब्लिक के लिए रिवर्स हो जा रही है, उल्टा पड़ जा रहा है। और उनको ये सब जहां सपोर्ट है कि आज कंट्री की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड अगर ऑर्डर में आप देखेंगे तो वी आर मच बेटर देन अदर कंट्रीज। हाँ, सभी देशों में पेट्रोल के दाम बढ़े, आपके यहाँ 3% बढ़ा, कहीं 38, कहीं 24, किसी भी देश में 23% से नीचे नहीं है। लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करने के बजाय सिर्फ आरोप लगा रही है, बदनाम कर। तो ऐसे में पब्लिक जो है, हर वक्त पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, जो सिचुएशंस बता रहे हैं। हाँ, लेकिन अब यही बात जहां पर आप लेकर आ रहे हैं, देखिए अभी की जो वर्तमान सिचुएशन है नवीन जी, वैश्विक स्थिति जो है हम लोग सब देख रहे हैं। भारत में लगातार पिछले 11 दिनों के अंदर 4 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी। इसको लेकर लोग, जो राजनीतिक दल हैं आपके खिलाफ जो हैं, विपक्षी पार्टियां, वो विरोध भी कर रही हैं, प्रदर्शन भी कर रही हैं, कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पहले ही चिताया गया था, राहुल गांधी ने चिता दिया था फरवरी में ही, लेकिन वो समझ नहीं पाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी उस समय तक पता नहीं स्थिति क्या होगी, लेकिन इसको चुनावी रंग देने की कोशिश तो हो रही है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं देशवासियों को भी सही बात बतानी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी कोई छिपा हुआ नहीं है। सारे मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से देश आज भी और देशों से बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है। अभी हमारे यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी तरीके से लॉकडाउन जैसा माहौल नहीं है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो क्षमता है वो इसी से आप जाहिर कर सकते हैं कि अन्य देशों के माफिक हमारे देश के अंदर उन्होंने कर्मठता से अपने देश की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कोई भी ऐसे हालात नहीं पैदा किए जिसमें व्यक्ति लोगों को समस्या है। दूर देशों का जो मामला है, दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल काफी स्तर तक ऊपर बढ़ गया है। जहां तक उस भारत की बात है, भारत हर एक चीज पर पैठी नजर रखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना, हमारे देशवासियों के ऊपर ज्यादा बोझ ना बढ़े। अभी माननीय हरदीप पुरी जी ने ही माननीय प्रधानमंत्री जी को और क्रूड ऑयल कंपनियों को लेटर लिख के कहा है कि हमारे देश में हमारी जनता पे बोझ ना पड़े, कुछ ना कुछ कीजिए, 10 से 12 रुपए का तेल रेट कम कीजिए। तो हमारे देश के मंत्री चुप नहीं बैठे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी जनता है, 140 करोड़ का देश है। हम धीरे धीरे भी सोचेंगे तो भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जो देशवासियों को पेट्रोल की जो बढ़ी कीमतें हैं, डीजल की जो बढ़ी कीमतें हैं, ये कहीं ना कहीं आज की डेट में दूसरे के देशों से तब भी हम बहुत निचले स्तर पे हैं। सरकार अपने घर से दे रही है। आज की डेट में हम बहुत ज्यादा अगर सोचें तब भी हमारे बाल बच्चे स्कूल सब ठीक चल रहे हैं। देश को संभालने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये कोई मजाक नहीं है। एक आदमी 500 रुपए कमाता है, अपने घर को ठीक से चला नहीं पाता है। देश के प्रधानमंत्री पूरी ईमानदारी और शिद्दत से देश को संभाले हुए, मगर विपक्ष के नेता को ये चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है। अरे भाई, देश की समस्या में विपक्ष के नेता का भी सहयोग और अनुदान होना चाहिए कि भाई ये देश की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे समस्या है, कोई एक हमारे भारत में समस्या तो है नहीं। और इंटरनेशनल जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर अगर हमारा विपक्ष हमें अपने ही देश में अगर चुनाव के मुद्दे को लेकर घेरता है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। उनको चाहिए कि वो कहीं ना कहीं देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठकर इसमें डिस्कस करें। उनके पास अच्छे आइडिया हो सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं उनके अच्छे आइडियो का। अगर उनके पास अच्छे आइडिया हैं तो वो हमारे देश की तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप लोग तो उनके सुनते हैं नहीं है। वो बता रहे थे, वो तो फरवरी में ही आप लोगों को बता दिए थे कि स्थिति आने वाली है। आप उनके जो जबान के शब्द हैं, अभी 2-4 दिन पहले ही रायबरेली में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, मैं आपके चैनल से अपनी जबान से नहीं कह सकता हूँ। क्या 140 करोड़ लोगों ने एक प्रधानमंत्री को जो चुना वो क्या उनके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है? सभी के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों को अशब्द बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या वैल्यू रहेगा? और देश का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है, विपक्ष के नेता ने ये बात कही है। तो थोड़ा सा उनको इस देश की मार्मिक स्थितियों को समझना चाहिए। हमारे देशवासियों को थोड़ा सा हृदय से मजबूत करना चाहिए। भाई संयम बना के रखिए, हम आपके पास हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब तेल का प्रयोग कम करिए, सोना 1 साल ना खरीदिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप इसको त्याग दीजिए। अरे भाई, थोड़ी सी अगर हम कहीं ऊपर समस्या लेबर पे ज्यादा है तो आप नीचे से भी थोड़ी मदद कर सकते हैं हम सबको। तो जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है उस प्रकार से देश के विपक्ष के नेता का भी सम्मानजनक शब्द आना चाहिए, अच्छे शब्दों का विचार होना चाहिए। देशवासी लेकिन उसी दौरे में नवीन जी वो वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण भी कर रहे हैं और इससे वो एक संदेश भी जा रहा है। पासी वोटर्स को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अवध के इलाके में करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर उन लोगों का प्रभाव है। तो उस अपना जो समीकरण वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो लेने की, वो पासी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, विपक्ष का काम है वो पक्ष की चीजों को कमजोर करना, मगर जब पक्ष पूरे देश में और राज्य में मजबूत है, हम सबके विचारों की बात कर रहे हैं, हम एक जाति धर्म की बात नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। डबल इंजन सरकार है। अगर हम सबका काम कर रहे हैं तो सभी समुदाय लोग उसमें शामिल हैं। अब एक समुदाय को हम टारगेट करके देश के हालात को ना समझाएं तो ये तो गलत होगा। देश के हालातों को समझना है, हर एक जन जन की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों के विचारों में सबका सम्मान होना चाहिए। अगर हम विचारों के साथ जाएं तो सबके साथ को लेकर चलना चाहिए। विपक्ष का नेता अगर एक कास्ट को, एक धर्म को लेकर जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरी जात के लोग क्या करेंगे? अब क्या श्री राहुल गांधी जी को रायबरेली में एक ही जात के व्यक्ति ने जिताया? बिल्कुल नहीं। अगर वो लाखों से वोट उनको जीते मिले हैं तो उनको सर्व जाति के लोगों ने सम्मान दिया है।
तो मुझे नहीं, लगता है मुझे लगता है अब हेमंत जी से भी हम समझेंगे, लेकिन जरा आपसे बात हो रही है तो पहले आपसे ही, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलती है, विकास का मुद्दा भी लेकर चलती है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो विकास के मुद्दे पर भारी पड़ता दिखाई देता है। तो शायद विपक्ष के नेता ने इसे समझा होगा और इसीलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व को की तरफ वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है। हम सब भारत के जनवाई हैं और हिंदुस्तानी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हमें इसका गर्व है। तो हमारे भारत में सर्व जाति का सम्मान है। हम सब सनातन धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ ना मुस्लिम धर्म बेकार है, ना कोई और धर्म बेकार है। सर, हम सब लोगों का काम है एक दूसरे से मित्रता बना के रखना। रही बात देश की, देश के अंदर सर्व जाति का सम्मान होना बहुत जरूरी है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आज आप देखिए, आज भारत माता की जय बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। विपक्ष में कोई बोलता है, नहीं बोलता है। और हम भारत के अंदर रहते हैं, बोलना चाहिए। जय श्री राम बोलने में श्री राहुल गांधी जी को क्या तकलीफ है? क्या वो भगवान नहीं उनके? वो नहीं बोलते हैं। तो सर, अगर हम ये बोलते हैं कि जय श्री राम, क्या हम ये बोलते हैं श्री राधे राधे, हम बोलते हैं भारत माता की, तो हम लोग क्या गद्दार हैं? हम लोग क्या इस देश के बाद? अरे सर, आज की डेट में हमने एक ही बात कही, हमारे पास हिंदुत्व, हम सब हिंदू हैं सर, और हम सब सनातनी हैं। हमने क्या मुसलमान को गाली दी? नहीं दी। हमने सिख को गाली दी? नहीं दी। तो सर, कोई हिंदू को भी गाली नहीं देना चाहिए ना, और सबका सम्मान करना चाहिए। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए 2500 करोड़ रुपया उन्होंने निर्यात किया। क्यों किया? अच्छी शिक्षा के लिए किया, अच्छे परिवार के लिए किया, बच्चों की शिक्षा में उत्तीर्ण हो, कहीं ना कहीं उनके परिवारों को काम किया। 3 तलाक का विपक्ष उसको मुद्दा बना के बैठता है। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए एक अमृत का काम कर गया। उनके जीवन को बिगाड़ने की अब किसी की हिम्मत नहीं है। तो सर, हमारे प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम किया है, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने अगर ये काम कर दिया होता 60 सालों में, तो आज अल्पसंख्यक परिवार को कोई निचले स्तर पर ना देखता। आज हमारे पास शिक्षा, उनको सही शिक्षा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि अगर वो ज्यादा शिक्षा पा लेंगे तो वो मजदूर की जगह पे बड़े हो जाएंगे। सर नहीं, हमारे देश में सभी को अधिकार पूरा है। हमारे देश के अंदर एक एक जन हर अपनी शिक्षा से संपूर्ण हो। देश के प्रधानमंत्री किसी के दुश्मन नहीं है, ना देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके साथ लेकर काम करना पसंद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के शशांक रंजन जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। और समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं। सतीश मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में मुद्दे जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और फिर कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अभी हालिया कुछ जो दौरा था और उनकी जो राजनीतिक चहलकदमी देखी गई, उससे ये लग रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा बताइए, अभी चर्चा हो रही थी, शशांक जी आप ही के पास पहले आते हैं, उसके बाद फिर हम सतीश जी के पास भी जाएंगे। जरा बताइए, क्या आप मान लिया आप लोगों ने कि बिना हिंदुत्व के साथ जुड़े काम नहीं बन सकता? वैसे आप तो पहले से भी इसकी बात कह रहे थे, करते आ रहे थे, मंदिर को लेकर, राम मंदिर जाना चाहिए, आपकी राह भी अलग थी पार्टी से। शशांक जी नमस्कार, और पैनल में बैठे हमारे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद या संप्रदायवाद की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति और हमारे मुद्दे सदैव से राष्ट्र हित से जुड़े रहे हैं, और राष्ट्र हित का मुद्दा हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है और आगे भी रहेगा। हम अगला चुनाव भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। वहां पर सभी प्रकार के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के का अवसर देने पर चर्चा किया जाएगा। हम किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए न कभी खड़े हुए, न कभी भविष्य में खड़े होंगे। हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, आगे भी राष्ट्र हित की बात करेंगे। सतीश मिश्रा जी, जरा बताइए, छवि बदलने की कोशिश हो रही है क्या? भंडारे को छवि हमारी जैसी थी पहले। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, सम्मान का विषय है, दिखावे का विषय नहीं है। वो चुनावी विषय नहीं है धर्म हमारा। हम सनातन का सदैव सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं। ये तो चुनाव के हिसाब से सम्मान करते हैं ना। बिहार में चुनाव था,
तो मछली भात खाने पे सनातन का अपमान हो रहा था। बंगाल में चुनाव आ गया तो मछली भात खाने पर सनातन का सम्मान हो गया। पूरे बंगाल ही नहीं, पूरे देश ने देखा कि इन्होंने किस प्रकार सनातन का अपमान किया है। यही प्रधानमंत्री का बयान था जब तेजस्वी यादव जी मछली भात खा रहे थे, तो उन्होंने मंच से कहा कि ये तेजस्वी यादव ने सनातन का अपमान किया है। क्या उनके नेताओं ने सनातन का अपमान नहीं किया है? आप मंगलवार के दिन भगवा वस्त्र पहनकर, रक्षा हाथ में कलावा रक्षा पहनकर, माथे पे तिलक लगाकर और मछली भात खाने का जो प्रदर्शन किए हैं, उससे सनातन का अपमान नहीं हुआ है। तो हम लोगों के लिए, हम समाजवादियों के लिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी को देखिए कि कितनी बड़ी धार्मिक है, पूरे 9 दिन व्रत रखती है। तो हम लोगों के लिए सनातन कोई न दिखावे का विषय है, न किसी उसका विषय, न चुनावी विषय है। हम लोग तो उसको आस्था के उससे देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। जो सनातन के नाम पर, जो धर्म के नाम पर इसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं, इसको वोट की बैंक की राजनीति करते हैं, वो सोचे कि उनका देश का जनता क्या हाल करेगी। और अब देश की जनता इन सब चीजों से उब चुकी है। ये हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मतलब इन सब राजनीति से देश का नौजवान उब चुका है। और उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट आपने देखा कि नौजवानों की क्रांति कैसे आई। एक मतलब मजाक में अगर भी पार्टी बनी और 3 दिन के अंदर अगर वो राष्ट्रीय पार्टी जो पिछले 40 साल से है और जो केंद्र सरकार में है, हर जगह प्रदेशों में है, और उससे अधिक अगर उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उससे अधिक उसकी चर्चा हो जाती है, तो आप समझिए कि नौजवानों के अंदर कितनी क्रांति भरी हुई है। और आने वाला समय, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होगा, हम लोगों ने 2024 में इनको ट्रेलर दिखाया था और पिक्चर की बारी अब 2027 में है। 2027 से इनके अंत की शुरुआत हो जाएगी और 2029-29 आते आते ये जो गंदी राजनीति का खेल चल रहा है, जो संप्रदायवाद का खेल चल रहा है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का खेल चल रहा है, वो उसका अंत होगा। लेकिन बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी हो या उनकी पार्टी के नेता हो, सारे लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर ही लोगों के बीच जा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। इनके सरकार की उपलब्धि ये है कि इनके सरकार जब से आई है, उत्तर प्रदेश में जो शांति का माहौल था, जो प्यार और मोहब्बत का माहौल था, उस मोहब्बत में इन्होंने इतना खलल डाल दिया है कि पहले ये 10 साल 5 साल ये धर्म के नाम पर लड़ाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाए, अब ये जातियों के नाम पर लड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हिंदू धर्म में कितनी जातियां आपस में लड़ रही हैं। जाति के नाम पे कैसे कैसे कमेंट हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जाति के नाम पे कैसी कैसे भावनाएं फैलाई जा रही है। हाँ, और कहीं गलती वो आपकी पार्टी के एक नेता का भी कमेंट आया था, आपकी पार्टी के एक नेता का भी कमेंट आया था। जी जी बिल्कुल। आप देखिए ना कि हमारी पार्टी के उस पर कोई एक्शन हुआ या नहीं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, नहीं, मतलब आप अपने को भी उसमें शामिल कीजिए। बिल्कुल मेरी बात, जब आप मतलब जाति के आधार पर भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो हर तरफ से कमेंट आएंगे ना। और ये तो समाजवादियों की क्षमता का देखिए कि हमारे नेता ने पार्टी के अंदर भी उस लोकतंत्र को स्थापित किया है कि अगर किसी नेता ने गलत बयान दिया तो हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े, उन्होंने मुख होकर विरोध किया। क्या इस भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत है? इनके प्रदेश विरोध के साथ सतीश जी, अगर यही बात दूसरी पार्टी के किसी नेता ने कही होती तो आपकी मांग क्या होती? पार्टी से निकालने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की? ये होती ही। आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? जब आप इस बात पर आए हैं तो ये भी बता दीजिए, लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। मेरी 1 मिनट की बात है, उसको कंप्लीट होने दीजिए। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को अगर अपमानित करने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद सभी ब्राह्मण नेताओं ने राजकुमार भाटी का विरोध किया। लेकिन क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कार्रवाई क्या हुई? देखिए, विरोध तो होता है, हर पार्टी में कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, इस तरह के उनको पूरी तरीके से मतलब एक पार्टी की तरफ से प्रवक्ता पद से हटाया गया, भविष्य में ऐसा कुछ कार्य किया। चलिए अब हम उस पर नहीं जाएंगे, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। देखिए, तो यही चीज है ना, पार्टी का इंटरनल तो आप ही पार्टी की ना है, आपकी पार्टी का तो आप उस पर बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। नवीन जी, दूसरे के बारे में इसलिए बोलना जरूरी है कि हमारी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। क्या मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दूसरी पार्टी का कोई होता, क्या इनके पार्टी में किसी नेता की हैसियत थी? आप तो जब इनके लोगों ने सनातन का अपमान किया तो उसका विरोध कर सकते थे। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सवाल उठाते रहे हैं, आप लोग ये सवाल उठाते रहे हैं, तो कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ हुआ या सिर्फ इसी तरह से क्या विरोध हुआ, बस उतना ही? तो फिर दूसरी पार्टियों में भी अगर इस तरह के बयान आएंगे तो आपको कोई ऐतराज नहीं होगा? एक गलती दुश्मन भी माफ कर देता है, फिर तो वो तो हमारी पार्टी के हैं। और भविष्य में राजकुमार भाटी ने माफी मांगी, आप ये देखिए ना, राजकुमार भाटी ने स्वयं माफी मांगी और हम लोगों ने विरोध किया। अब जब अगला माफी मांग रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक है
बात है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण समाज के लोगों का इतना अपमान किया, एक मीटिंग ब्राह्मण समाज के विधायकों ने की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनके कितना अपमानित करने का काम किया। क्या वो माफी मांगे? क्या इनके प्रदेश वहां चले जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो भी वो कहेंगे कि भाई पहली गलती थी इसलिए माफ कर दिया, वो भी कह सकते हैं ना जो आप कह रहे हैं। नवीन जी जवाब दीजिए। नहीं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी हो और ये कहते कि हाँ इनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी दे दी तो हम मान लेंगे। नवीन जी। जी सर। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनकी पार्टी का कोई नेता अगर परशुराम भगवान का अपमान करता है तो इनकी पार्टी का इंटरनल मामला हो जाता है। ठीक, पहली बात तो ये है। और अगर हमारी पार्टी में भगवान का अपमान आपके योगी जी ने किया है। माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, परशुराम भगवान की जयंती पे छुट्टी घोषित हुई थी, आपकी सरकार बनी, परशुराम भगवान की छुट्टी को आपने कैंसिल कर दिया। आप लगातार ब्राह्मण समाज का अपमानित करने का काम कर रहे। भगवान परशुराम की छुट्टी करके आपने परशुराम जी का अपमान किया था, हमारे भगवान का अपमान किया था, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया था। आप इस चीज को मत भूलिएगा नवीन जी। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा हमारे साथी सतीश जी से कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या अकेले एक जाति से ही सरकार बन सकती है? बिल्कुल नहीं। सर्व जाति का सम्मान और सर्व जाति का आशीर्वाद मिलता है तब जाके एक सरकार बनती है। और ये सरकार किसी एक की नहीं है, ये 25 करोड़ जनता की सरकार है, 25 करोड़ जनता की सरकार है और ये सरकार सभी की है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी होता है, उनसे बात करके कर सकते हैं। रही बात आपने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे ब्राह्मणों का, सर एक पार्टी संविधान से चलती है, घर की पार्टी नहीं है। ये कोई घर की पार्टी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक सब एक ही जगह से आते हो। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदरणीय श्री अखिलेश जी क्या किसी ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं आपकी पार्टी में? आप बताइए। मैं कह रहा हूँ आप ही देना चाहूंगा। हाँ, क्या ब्राह्मण परिवार को आप बना सकते हैं? बताइए। आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वो उनके संविधान में नहीं है, क्योंकि वो पार्टी घर की है। भारतीय जनता पार्टी किसी के घर की नहीं है। हर एक कार्यकर्ता को अधिकार है अपने स्थान से मेहनत करके वो बन सकता है। रही बात हमारे ब्राह्मण विधायकों ने जो अपनी चर्चाएं की, बैठक की, पार्टी का संविधान कहता है जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, किसी पार्टी को प्रदर्शित करते हैं, अगर इस प्रकार से सभी गुट अपने अपने गुट बनाकर मीटिंग करने लगेंगे तो पार्टी का मतलब क्या रह जाएगा? संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? हर पार्टी का अपना एक माइलेज होता है, हर पार्टी का अपना एक माइलेज। बनने के पहले अपने दिल्ली स्थित आवास पर इन्होंने अपने समाज की मीटिंग मैंने क्या बोला नहीं लागू होती है और उत्तर प्रदेश में तमाम समाज के लोगों ने मीटिंग किया, लेकिन अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने मीटिंग कर दिया तो इतना आवाज में बोल रहे होंगे। ये ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों के सम्मान पर आपकी तरफ अगर उंगली उठे तो दूसरी तरफ बोलने की कोशिश करते हैं। हेमंत जी जरा ये बताइए, आप बताइए, ये छवि बदलने की जो कोशिश हो रही है इससे क्या लाभ इन लोगों को मिल सकता है? क्या उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? हेमंत जी का काम किया है और आते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, जरा हेमंत जी के पास। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज का स्थान क्या है ये मुझे मालूम। ठीक है, अब इस पर आगे हो गया ब्राह्मण समाज हो गया। अब फिर अब और आगे बढ़ते हैं हेमंत जी जरा बताइए, ये जो छवि बदलने की जो कोशिश हो रही है, हालांकि लोग मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव। एक ब्राह्मण को विधायक बनाने का कार्य किया था और आज ब्राह्मणों की स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में है? आते हैं ठीक है, आते हैं नवीन जी, बोलने दीजिए दूसरों को। आते हैं सतीश जी आते हैं, जनरल हेमंत जी बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? हेमंत जी सवाल ये, अखिलेश यादव के भंडारा, रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहना, फिर उधर हनुमान की मंदिर में जाना, दर्शन करना अखिलेश यादव का, ये जो एक नया चल रहा है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं या अपनी छवि बदलने की एक कोशिश हो रही है, तो वैसे में इन लोगों को क्या कोई इसका फायदा मिलेगा? और अगर इनको फायदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। निश्चित रूप से हमें ये कोई भी पार्टी हो, कौन क्या कर रही है या किस तरीके से वो अपने चाल चल रही है, उसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी क्या है। ये धुरी है जाति समीकरण, यहाँ धर्म पर और बहुसंख्यक वोट जिसको है। सत्ता की चाबी मुख्य रूप से गैर
पिछड़ी यादव जातियों पर है, ओबीसी, दलित, मुस्लिम मतदाताओं पर पूरा ध्रुवीकरण निर्भर करती है। यूपी की राजनीति अगर समझना है तो इनके लिए कई कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जिसमें ओबीसी 40% है पूरे राज्य में। तो जाहिर सी बात है कि सपा जो है वो इस यादव गैर जाति यादव में, जैसे कुर्मी है, मौर्य है, राजभर है, निषाद है, लोध है, तो ये सपा का मूल वोट बैंक माने जाते हैं। वहीं दलित को देखिएगा, जब ये पीडीपी की बात करते हैं, पीडीए की, तो 21 से 22% इनकी दलित मतदाता आते हैं, जिस पर बसपा का भी बहुत मजबूती से आधार रहा है। सवर्ण 18 से 20 है, जो पारंपरिक रूप से एक निर्णायक की भूमिका में निभाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर डिपेंड करती है। सुनाई दे रही है मेरी बात? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। तो क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को बहुत बुरी तरह से बदलती है। मंदिर निर्माण जैसे अयोध्या का मुद्दा, कानून व्यवस्था, राष्ट्र मुद्दा, ये यहाँ का राजनीतिक केंद्र रहा है भाई। तो ये इसको कह सकते हैं कि प्रमुख जो विचारधाराएं हैं दलों की, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नैरेटिव इनके साथ है, गैर व यादव पिछड़ी जाति और सवर्णों को गठजोड़ बनाती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव का समीकरण लेकर चलती है। बहुजन समाज पार्टी दलितों के उत्थान और संवर्धन पर सर्वहिता सर्वजनाय वाला विचारधारा को लेकर चलती है। तो वही कांग्रेस जो है राष्ट्रीय मुद्दों सामाजिक न्याय की बात करती है। तो अब सवाल उठता है कि जब आप जाति समीकरण को समाप्त मिलाने की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कायम रही। लेकिन अब देखिए, अभी हाल में ही जमायते उल हिंद के मौलाना मदवी ने क्या कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बीजेपी घोषित करती है, जबकि राष्ट्रीय पशु में हमारा बाघ है। अब वो उनका कहने का मतलब ये था कि पहले लोग इस्लाम के नुमाइंदे जो होते थे वो इस्लाम को गलत ढंग से पेश करते थे। कहीं पर गायों की कुर्बानी कुरान में नहीं कहा गया, वहाँ अल शुक्रा में दिया हुआ है सूरह अल बकरा में कि अल्लाह ताला ने मूसा को कहा था कि एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए बच्चे की कुर्बानी करो। इनको इन लोगों ने कुर्बानी का नाम दे करके गायों को हलाल करना शुरू कर दिया, जबकि भारत में ये बैंड है। कुछ राज्यों में आर्टिकल 48 के तहत नए कानून है कि भाई जहां मांस चल रहा है, सर्व धर्म की बात होती है, वहां ये खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में ये प्रतिबंध है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा देश है मांस में, भैंस का मांस पे, लेकिन गायों का नहीं प्रतिबंध है। नेपाल में बंद है, भूटान में बंद है, श्रीलंका में बंद है। ये गाय की मांस मंगाते हैं। तो ये क्यों मुसलमानों ने कहा, जब लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अब जब ये जो कुरान शरीफ हिंदी में जब छपने लगा तो लोगों को पता चलने लगा असली कुरान क्या है। तो उसी तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में लोगों को बरगलाती रही, संविधान में संशोधन करती रही, आज पूरे सनातनी इस देश का उनके खिलाफ जा रहे हैं। इसी वजह से उनका हर राज्य में वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है। अब आइए सपा की बात, तो सपा सामाजिक न्याय में आज के दिन में सबसे बड़ा कंटेस्टेंट है, और मुझे ये लगता है कि आने वाले चुनाव में सपा जो है 88 से 135 सीट तक जा सकती है, और बसपा जो मुश्किल से 10 सीट लाएगी। तो कांग्रेस भी 2 से जम करके ज्यादा से ज्यादा 10। तो कहीं न कहीं रूप में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो बीजेपी 300 पार करके ही चुनाव को जीत पाएगी और जीत जाएगी। तो ये किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो ध्रुवीकरण में जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इस पर एक और सवाल है, वो आपसे पूछेंगे, लेकिन जरा शशांक जी के पास चलते हैं। शशांक जी, अब जरा ये बताइए कि आप लोग क्या अभी सोच रहे हैं, क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि कांग्रेस लगातार 1990 से सत्ता से बाहर है और उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। जो मेरे पास डाटा है उसमें देखिए कि 2007 में आप 8.61% लाए, 2012 में 28 सीटें थीं, 11.60%, उसके बाद से आप फिर घटते गए 6.25%, 7 सीटों के साथ 17 में, और 22 में 2 सीटों के साथ 2.33%। ये ग्राफ आपका गिरता जा रहा है, और माना यही जा रहा है कि जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो वो जब तक कमजोर नहीं होगी तब तक आप मजबूत नहीं होंगे, ममता बनर्जी कमजोर नहीं होंगी तब तक आप मजबूत नहीं होंगे, अखिलेश यादव कमजोर नहीं होंगे, मायावती कमजोर नहीं होंगी तब तक आप उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होंगे। तो एक रणनीति कांग्रेस की ये चल रही है कि ये लोग कमजोर हों, हम अकेले लड़ें, वोटों का बंटवारा हो, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, और
खोएं तो और भी नहीं, 2 सीट भी चली जाए तो उससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कमजोर होंगे तो कांग्रेस के पास आगे का रास्ता होगा। आप ये सोच रहे हैं इसलिए अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश में है? जी, कांग्रेस पार्टी कभी किसी को कमजोर करके मजबूत होने की स्थिति में नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने मुद्दे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई है और आगे भी बनाएगी। इस बात में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। आज हमारी स्थितियां भले ही थोड़ी कमजोर हो चुकी है, लेकिन हम अपने इस कमजोरी को दूर करते हुए एक बार फिर मजबूती के साथ उभरेंगे। हम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी अपने साथियों को साथ लेकर चलेंगे। साथ जाएंगे। साथियों के पिछली बार तो साथ नहीं थे। 399 सीटों पर आप चुनाव लड़े, 387 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई, 2 सीट पर जीत हुई। रामपुर खास में आराधना मिश्रा मोना और फरिंदा से आप जीते। वीरेंद्र चौधरी 2 ही सीटों पर आपकी जीत हुई। इस बार क्या अकेले लड़ेंगे, या साथ लड़ेंगे? राजनीति और चुनाव में हार जीत होते रहते हैं, स्थितियां मजबूत और कमजोर होती रहती है। यह वक्त का तकाजा होता है कि जो है कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। अवसर सभी को लोकतंत्र में मिलता है। कांग्रेस पार्टी को मिली है और आज भाजपा को मिली है, फिर आगे कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। हम अकेले लड़ने में भी सक्षम हैं और तालमेल अगर सुदृढ़ता के साथ बनी रहती है तो हम साथ चलने में भी सक्षम हैं। अब सतीश जी, एक सवाल ये है कि पिछली बार जो 2022 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आप लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 111 सीटें, 32.06% वोट आपको मिला था। लेकिन उस समय आपके साथ आरएलडी भी थी और राजभर जी भी थे। राजभर जी को 2.85% वोट मिले थे, और माफ करेंगे, राजभर जी को 1.36% वोट मिले थे और आरएलडी को 2.85% वोट मिले थे। 347 सीटों पर आप लड़े थे, बाकी पर गठबंधन चुनाव लड़ा था। तो वो आपसे अलग हो गए हैं, तो उसका नुकसान भी तो होगा आपको ना? उसका फायदा होगा भाई साहब। उसका फायदा ये होगा कि 2022 में आरएलडी थी, राजभर जी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, और शायद तभी हम हार भी गए थे। और 2024 में इन्होंने साथ छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत कर गई है और कांग्रेस गठबंधन की सीटें मिलाकर 43 सीटें हैं। 2024 का जो ताजा रिजल्ट है, इसको मैं कहूंगा कि आप गौर करिएगा। अगर इस हिसाब से चुनाव हो जाता है तो 2024 के हिसाब से हम 300 की 5 सीटें जीत रही हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से विश्लेषण साहब ने बताया, बीजेपी के अंदर खाने ये चर्चा हुई थी सतीश जी 2022 के नतीजों के बाद कि 2017 में 312 सीटें मिली थी बीजेपी को और 255 पर आ गई थी 2022 में। तो ये कहा जा रहा था कि ये लोग अलग हो गए थे, तो उसका आप लोगों के साथ चले गए थे, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो फिर 2024 में ये लोग भाजपा के साथ चले गए, उस हिसाब से तो फिर भाजपा की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं होता कि यही व्यक्ति जिसके साथ थे वो जीत रहा था और फिर अलग हो गए तो वो गड़बड़ हो रहा था। हमारा ये मानना है, हमारी जो इंटरनल चीजें बताती है कि इन लोगों के साथ आने की वजह से हमारा नुकसान हुआ। और 2024 में इन्होंने जब साथ छोड़ दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अकेले सिर्फ कांग्रेस को लेकर साथ चुनाव लड़े, तो हम लोगों ने ज्यादा सीटें जीती, 43 सीटें जीती। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि गाय का ये सम्मान करते हैं सनातनी, अब तो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, राष्ट्रीय घोषित कर दे। और हम हिंदू लोग तो मानते ही है गाय हमारी माता है। तो अगर गाय हमारी माता है, केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक ये सनातनी के ठेकेदार सरकार बैठे हैं, तो आखिर क्यों गाय को माता नहीं घोषित कर रहे हैं, क्यों गाय को राष्ट्रीय माता नहीं घोषित कर रहे हैं? एक तरफ बात स्वामी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पूरी यात्रा निकालने पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में जा रहे हैं। आपने देखा कि सनातनी सरकार है और पहली बार किस तरीके से कुंभ के उसमें किस तरीके से हमारे शंकराचार्य का और सनातन का अपमान हुआ है। पहली बार नहीं, दूसरी बार उनके साथ दूसरी बार हुआ। पहली बार जब हुआ था तो आप लोग लगातार हो रहा है। पहली बार जब हुआ था तो आप लोग थे। क्या चीज? पहली बार जब हुआ था उनके साथ उनका अपमान, तो आप लोग पावर में थे, सत्ता में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उससे बताना चाहूंगा कि जब उनके साथ वो बनारस में घटना हुई थी, काशी में घटना हुई थी, तो वो शंकराचार्य नहीं थे। दूसरी बात, कुछ अधिकारियों ने जो किया था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जैसे ही अखिलेश यादव जी को मालूम हुआ, उन्होंने उस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया था और खुद
उत्तराखंड जाकर व्यक्तिगत रूप से स्वामी अवधूतेश्वरानंद महाराज जी से उसके लिए खेद प्रकट किया था। और ये बात अखिलेश जी ने नहीं बताई, ये बात स्वयं स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी बताई। लेकिन यहाँ पर तो अधिकारियों को लगातार प्रमोट करते गए, अधिकारी एक हफ्ते तक माफी नहीं मांगे, 3-4 दिन तक, और स्वयं योगी जी ने जिस तरीके से उनके साथ अपमानित करने का काम किया, उनके बटकों को अपमानित करने का काम किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भूली नहीं है। एक चीज सतीश जी के विरोध में सतीश जी आपने कहा कि जो 2022 में कमी रह गई उसके पीछे की वजह यही लोग थे जो आप लोगों के साथ आ गए थे, अब अलग हो गए, अब कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो क्या रिजल्ट उसका आया, तो दूसरे तौर पर देखा जाए कि कांग्रेस के साथ आप नहीं थे पिछले चुनाव में, उसका खामियाजा हो गया कि सीटें कम हो गई? और इस बार कांग्रेस के साथ आए तो कांग्रेस की भी सीट बढ़ी और हमारी भी सीट बढ़ी है। इस बार भी रहेंगे आप? कांग्रेस का गठबंधन, हमारा और कांग्रेस का गठबंधन बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 100 सीटों से ज्यादा उनका डिमांड है। वो हम लोगों की इंटरनल चीज है, उनको 100 सीट चाहिए कि हमको क्या चाहिए, वो हम लोग आपस में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी साथ में बैठेंगे। वो सब चीजें तो इंटरनल है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 के चुनाव में ये जो धर्म के ठेकेदारों की सरकार जो धर्म का लगातार अपमान कर रहे हैं, जो हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं, जो हमारे शंकराचार्य का अपमान किया है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और इनके धार्मिक और तमाम जो पूरी तरीके से नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा 20 कंपनियों से चंदा इनकी पार्टी ने लिया है। लेकिन अब देखिए मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही है, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से होता है सबसे ज्यादा। अगर गाय कट रही है तो उत्तर प्रदेश में कट रही है। और ये सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन का अपमान इन्होंने बंगाल से लेकर असम के इनके मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा कि गाय को खाइए लेकिन अपने घर में खाइए। सनातन से जिस तरह से दूरी बनाई थी ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, ये मानेंगे आप? अब मैं बिहार और बंगाल की बात नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे पहले चुनाव के बाद सबसे पहले जाने वाले अगर कोई नेता थे तो अखिलेश जी थे। तब भी करते थे, आज मुख्यमंत्री नहीं है तब भी करते हैं। और उनके हिसाब से, हम समाजवादियों के हिसाब से, धर्म कोई दिखाने का विषय नहीं है, उसको प्रदर्शित करने का कोई विषय नहीं है। धर्म कोई वो भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, उसमें शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए शक्ति प्रदर्शन का कोई वो नहीं है। हम उसका सम्मान करते हैं, हमारी आस्था का विषय है और हम उसका सम्मान कर लेंगे। सनातन हमारी आस्था का विषय है। आप अपने पीठ पर आखिर लेकर ही आ ही गए नवीन जी इन लोगों को, जो हिंदुत्व का पिच आपने बनाया था उस पर आप लेकर आ गए और उस पर खुद ये खराब खेल रहे हैं, उस पर खुद नवीन जी खराब खेल रहे हैं। अब देखिए भैया सतीश जी, हम बंगाल जीते हैं पूर्ण बहुमत से ऊपर, हम खराब खेलते तो कैसे जीतते? बिहार में हमारी सरकार बनी है, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप देखिए पौंडीचेरी में हमारी सरकार बन गई, हम कैसे खराब खेल रहे हैं? अब आप लोग आपस के जो आपके खिलाड़ी हैं वो आपको छोड़ के इधर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए हम खराब कैसे खेल रहे हैं? अगर जो खराब खेलता है लोग उसको छोड़ के जाते हैं। रही बात, आज मैं बताऊं आपको, हम सब बहुत खुश हैं कि आप सब हिंदुत्व और सनातन धर्म का सम्मान करने लगे हैं। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है नवीन जी, और करना ही चाहिए भैया। अगर आज की डेट में हम भारतवासी 140 करोड़ संपूर्ण भारतवासी एक होकर काम करें, जो विदेश नीति है, हमें आप विपक्षों से बड़ी उम्मीद है कि आप लोग भी जनता को समझाइए, उनको बरगलाने का काम ना कीजिए कि देश की आर्थिक स्थितियां दूसरे देशों के युद्ध होने के कारण किस स्तर पर आ चुकी है। मगर आप लोग की या विपक्ष में उसको मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा बनाने की बात नहीं है, हम देश के साथ खड़े होने चाहिए और देश सबका है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उस तरह आप सबका भी है। हर एक व्यक्ति का अपना फर्ज बनता है देश के अंदर जनता को सही बात बताने का, वो हम कर रहे हैं। रही बात हिंदुत्व की बात, सर हिंदुत्व हमारे दिल में है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। और अगर आप लोग ये अब अपने आप को हिंदुत्व में शामिल कर रहे हैं तो बड़ी देर कर दी है। इन लोगों के भी दिल में, सतीश जी के भी दिल में, सतीश जी कभी हिंदुत्व या सनातन को लेकर
इस तरह की बातें नहीं, ये लोग नहीं करते हैं, बताया लेकिन ना इनके सर साथ कि के लोग हम कर लोग देते हैं हिंदुत्व तो का उसके सम्मान बाद सदैव थोड़ी करते चुप्पी रह थे। जाती है। और इनके शशांक जी, हिसाब से उसका चुनाव में संबंध में नवीन जी से एक प्रश्न पूछूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तेजस्वी यादव का वीडियो आया मछली भात खाते हुए, तो उसको उन्होंने कहा कि ये सनातन का ये उस अपमान समय है। बंगाल में सतीश जी सनातन का अपमान उस नहीं समय हुआ। सावन और नवरात्रि के समय का जो समय था उसको बंगाल में लेकर, जिस दिन इन्होंने मछली भात उसको खाया था लेकर उस दिन था। मंगलवार अब का समय था, हाँ, उसको और हर लेकर था। नेता के माथे पर टीका लगा हुआ था, जो कलावा बना हुआ था, सब भगवा वस्त्र पहने जो हुए थे। वीडियो तेजस्वी जी का आया था उनके साथ मछली भात वाला, तो वो उस समय वो सावन या नवरात्रि का कुछ समय चल रहा था, उसको लेकर वो ये बताइए, मतलब मछली ठीक है, भात अगर ठीक है, सावन चलिए में खा चलिए रहे हैं और शशांक जी उसका कुछ कहना चाह रहे थे, वीडियो शशांक जी को भी बनाते सुन लेते हैं। अरे भाई, और मंगलवार अरे अरे को शशांक जी हाँ बताइए। सतीश जी, अगर आप लोग यही चावल दाल में उलझे रहेंगे, अरे आप उलझा के रख देते हैं, उलझे नहीं रहेंगे। आप लोग यही बना के रखे हैं जाल में जिसमें ये लोग आ जाते हैं। शशांक जी आप जरा ये बताइए, शशांक जी आप बताइए, कांग्रेस के लोग गए मायावती से मिलने के लिए, मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद आप लोगों को उम्मीद है मायावती से साथ चुनाव में जाने का? क्या है, क्या अंदर खाने चल रहा है? देश की मजदूर की मजदूरी क्या थी, आज की मजदूरी देख लीजिए। आते क्या हैं। उससे पहले किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए साल में जाते थे? नहीं जाते थे। 1 रुपए आपके कांग्रेस के पूर्व राजीव गांधी जी ने कहा हम 100 रुपए भेजते, 1 रुपए जाता है। आज किसानों के अकाउंट में पूरा पैसा जाता है। हाँ, ठीक है। जनधन योजना किसके लिए है? सम्मान बिल्कुल, किसके लिए है? बिल्कुल जरा शशांक जी को सुन लेते हैं। सतीश जी शशांक जी को सुन लेते हैं। बिल्कुल। शशांक जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं नवीन भाई के बातों का खंडन करना चाहूंगा कि राजीव जी ने इस बात को जो है सामने लाया था कि रुपया का भेजा हुआ मात्र 15 पैसे जनता तक पहुंच रही है, और उसे रुपए का 100 पैसा पहुंचाने का काम पहली बार वर्ष 2013 में सीधे खाता में राशि स्थानांतरण के माध्यम से शुरुआत किया गया। यह कांग्रेस पार्टी की सफलता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी वाहवाही नहीं लूट सकती है। दूसरी ओर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ या तृणमूल कांग्रेस के साथ भविष्य में बने रहने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। अगर हमारे साथी साथ बने रहना चाहते हैं तो हम लोग साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे और राष्ट्रवाद का माहौल बनाते हुए राष्ट्रहित में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य सदैव से राष्ट्र निर्माण रहा है। हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। ठीक है, और अब जरा ये बताइए कि आप लोगों के अपने नवीन भाई को बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि बिहार में इनकी सरकार बन गई। बिहार में इनकी सरकार नहीं बनी है, बल्कि बिहार में जो चुनाव हुए थे वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ा गया था। और पिछले कुछ चुनावों से यह देखा जा सकता है कि नीतीश बाबू जिनके साथ होते थे सरकार उन्हीं की बनती थी, और नीतीश बाबू के चेहरे पर चुनाव लड़कर उन्हें फिर जो है उसके आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई गई है। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी की कोई सफलता नहीं है। नहीं, गठबंधन के अंदर की बात है। अब उसमें आपके साथ हो, फिर भी आप बता रहे सफलता नहीं है। कैसी बात गठबंधन करते हैं है तो गठबंधन का ही बहुमत पार्टी जिसकी भी लड़कर देख लें। ठीक है, लेकिन ये बताइए शशांक जी आपके लोग मायावती से मिलने गए, मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है। देखिए, मायावती जी से मुलाकातें होती रही है, होती रहेगी। उस वक्त समय नहीं होगा, उन्होंने समय नहीं दिया। उनसे भविष्य में समय की आशा की जाती है। हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहा है। हम तो विरोधियों को भी गले लगाते हैं। अगर कल को आवश्यकता पड़ी तो हम राष्ट्रहित के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी से भी मिलने जा सकते हैं। मैसेज था समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, ये किसी के लिए कोई संदेश नहीं है। मायावती के साथ बातचीत करना या मुलाकात करना, अपने पार्टी के नेताओं को भेजना, क्या ये मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए था? नहीं, ये कोई संदेश नहीं है। यह जो है, देखिए अभी चुनाव में समय है। समय के साथ सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और सभी प्रकार के स्थलों पर विराम लग जाएगी और गठबंधन की चट्टानी एकता के सामने भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल हेमंत जी से और आप कंक्लूड कीजिएगा। देखिए बहुत संक्षेप में, पीडीए में अल्पसंख्यक है,
क्या इसमें हिंदू समाहित हो पाएंगे, हिंदुत्व समाहित हो पाएगा? एक चीज। और दूसरी चीज कि 2027 की बिसात पर सबसे मजबूत चाल आपको किसकी दिखाई दे रही है? हेमंत जी। सपा बहुत अच्छा काम कर रही है और मजबूती के साथ अपने पक्ष को रख रही है, लेकिन पूरी तरह सनातन के फेवर में नहीं है। अभी भी वो तुष्टिकरण की राजनीति में वो पीडीए का नाम लेकर के चाहती है कि आप मुस्लिम को भी साथ दें और सनातन को भी साथ दें। तो सनातन अब बदलाने में नहीं आएगी। आप पूरे भारत का देख लीजिएगा, 28 राज्यों में आपके पास 19 राज्य सनातनियों का हो चुका है। इसलिए मेरा दूसरे सवाल का आंसर यह है कि जिस तरह मैंने आपको फोरकास्ट किया था बंगाल के रूप में आश्चर्यजनक ढंग से कि कहाँ 77 और 135 के पार मैंने बताया था, फिर लास्ट में 200 बताया था, उसी तरह आज उत्तर प्रदेश में फोरकास्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर 300 से ऊपर जाएगी और उसका मुद्दा ये है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। चलिए अब इस पर आगे भी प्रतिक्रियाएं जरूर आप लोगों की भी आनी है, लेकिन आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब तो चुनाव का समय भी शुरू हो रहा है, रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई, आगे भी चर्चा होती रहेगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन शर्मा जी आपका, सतीश मिश्रा जी, हेमंत गुप्ता जी, शशांक रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2027 की बिसात हिंदुत्व पर बात में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।